दोस्तों अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके तीनों एग्जाम में एक कॉमन सब्जेक्ट हो जाता है हिंदी। और इस वीडियो में हिंदी के हम टॉप 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस होंगे आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे। हेलो दोस्तों, वेल एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने प्रातः, ऑप्शन बी मूर्ख, ऑप्शन सी बुराई या फिर ऑप्शन डी विस्तृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुराई। दोस्तों यहाँ पर जो प्रातः है, प्रातः एक अव्यय है, यानी कि यहाँ पर ये संज्ञा शब्द नहीं है। जो मूर्ख है, मूर्ख यहाँ पर एक विशेषण है। अगर मूर्ख में ता प्रत्यय लग जाता, यानी कि अगर मूर्खता हो जाता तो हम कह सकते थे कि यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जो कि मूर्ख है तो यहाँ पर विशेषण है। विस्तृत की बात करें तो विस्तृत भी एक विशेषण है, क्योंकि आप कहते हैं कि ये पाठ कितना विस्तृत है, यानी कि विस्तृत क्या है, एक विशेषण शब्द है। लेकिन अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें बुराई के बारे में, तो बुराई जो है यहाँ पर एक संज्ञा शब्द है। और अगर आपसे पूछे कि कैसा संज्ञा है तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर जो है भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दूसरा, ऑप्शन बी मीठा, ऑप्शन सी थोड़ा या फिर ऑप्शन डी सौंदर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सौंदर्य। दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा शब्द है, ये दूसरा शब्द एक संख्यावाची विशेषण है। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें मीठा दे रखा है। मीठा यहाँ पर एक गुणवाचक विशेषण है। थोड़ा जो है यहाँ पर एक परिमाण बोधक विशेषण है। लेकिन जो सौंदर्य है, सौंदर्य एक संज्ञा शब्द है। अगर हम कह देते सुंदरता या कह देते हम सुंदर, तो सुंदर यहाँ पर विशेषण हो जाता। लेकिन अगर हम सुंदरता कह देते तो भी यहाँ पर ये एक संज्ञा हो जाता। क्योंकि यहाँ पर सुंदर का जो विशेषण है वो सौंदर्य है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये संज्ञा है, विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, रीना खाना बना रही है। ऑप्शन बी, मोहन चाय पी रहा है। ऑप्शन सी, रोहन बहुत देर से रो रहा है। या फिर ऑप्शन डी, रविश पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहन बहुत देर से रो रहा है। दोस्तों आप सभी को पता है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को अगर आपको छांटना है तो हम जो वाक्य आपके सामने दिया रहता है उसमें हम क्या और किसको का क्वेश्चन लगाते हैं। अगर हमारा आंसर आ जाता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया है, अगर आंसर नहीं आए तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाता है। तो चलिए इसी ट्रिक को आजमाते हैं। पहले ऑप्शन में है रीना खाना बना रही है, तो क्या रीना खाना क्या बना रही है? तो भैया रीना क्या बना रही है क्वेश्चन आएगा तो हम कहेंगे भैया खाना बना रही है, यानी कि यहाँ पर तो ये सकर्मक क्रिया है। दूसरा ऑप्शन है मोहन चाय पी रहा है, तो अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन ये बनेगा मोहन क्या पी रहा है, तो हमारा आंसर आएगा चाय पी रहा है, यानी कि यहाँ पर भी एक सकर्मक क्रिया है। चौथे ऑप्शन में रविश पुस्तक पढ़ रहा है, अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो हम कहेंगे रविश क्या पढ़ रहा है, तो हमारा आंसर आएगा पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर ऑप्शन सी को देखें, रोहन बहुत देर से रो रहा है, तो अगर क्वेश्चन हम बनाएंगे कि रोहन बहुत देर से क्या रो रहा है, तो कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता, ना तो इसका कोई आंसर बनता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ऑप्शन आपके सामने 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25 या फिर ऑप्शन डी 42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो का, चा, टा, ता और पा वर्ग है, ये पांचों के पांचों वर्ग ऐसे वर्ग है कि इनके वर्ग में जितने भी व्यंजन आते हैं वो सारे के सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो का वर्ग में 5 वर्ण है, चा वर्ग में 5 वर्ण है, टा वर्ग में 5 वर्ण है, ता वर्ग में 5 वर्ण है और पा वर्ग में भी 5 वर्ण है, यानी कि यहाँ पर टोटल 25 वर्ण जो है वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन आपके सामने है, रात रात में कौन सा समास है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या फिर ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर रात दिन हो जाता तो हम कहते हैं यहाँ पर जो है वो द्वंद्व समास है, लेकिन जब एक जैसे शब्द बार बार आए तो हम कहेंगे वहां पर अव्ययी समास हो जाता है, यानी कि अव्ययीभाव समास हो जाता है। कहने का मतलब अगर हम पल पल कहते तो पल पल शब्द जो है ना ये भी आपका अव्ययीभाव समास में आ जाता, क्योंकि दोनों के दोनों एक जैसे शब्द हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने नाखुश, ऑप्शन बी नालायक, ऑप्शन सी नापसंद या फिर ऑप्शन डी नाजुक। तो
यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाजुक। दोस्तों आप तो सबसे पहली बात आपको पता है कि जो उपसर्ग होते हैं और प्रत्यय होते हैं दोनों को दोनों शब्दांश होते हैं। तो अगर हम इस ना उपसर्ग को अलग करके देखें और खुश का अर्थ निकालें तो खुश का एक निश्चित अर्थ निकलता है। जैसे खुश कहेंगे और खुश का एक निश्चित अर्थ होता है और खुश के सामने हमने ना उपसर्ग लगा दिया तो हो गया ना सर्ग ना खुश, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारा उपसर्ग है। बी ऑप्शन है नालायक। तो लायक जो होता है ये भी एक निश्चित शब्द होता है, इसका भी कोई निश्चित अर्थ निकलता है और यहाँ पर आपने ना उपसर्ग लगा दिया तो यहाँ पर हो गया नालायक। तो यहाँ पर भी एक उपसर्ग जुड़ा है, यानी कि यहाँ पर एक निश्चित रूप से उपसर्ग जुड़ा है। ऑप्शन सी में पसंद शब्द कर देखें तो पसंद का भी एक निश्चित अर्थ निकलता है और उसमें ना उपसर्ग को प्रयोग कर लिया तो यहाँ पर एक निश्चित अर्थ निकलने वाला एक शब्द बन गया नापसंद, यानी कि यहाँ पर भी उपसर्ग जुड़ा है। लेकिन जो नाचुक शब्द है यहाँ पर जुक का कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी कि जब भी कोई शब्द का अर्थ नहीं निकलता है और उससे पहले हम उपसर्ग लगाते हैं तो निश्चित रूप से वो ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी निश्चित अर्थ वाले शब्द के पूर्व में या फिर बाद में जुड़ते हैं। तो जुक का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता, तो ना यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, ये एक मूल शब्द है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं जुड़ा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने अनैतिक, ऑप्शन बी अनिद्र, ऑप्शन सी अनन्य या फिर ऑप्शन डी अनिर्वाच्य। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो नैतिक शब्द है ये एक मूल शब्द है और यहाँ पर आ उपसर्ग लगा है तो अनैतिक हो गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन में जो निद्र है यहाँ पर एक मूल शब्द है और यहाँ पर अशब्द जुड़ उपसर्ग जो जुड़ गया है तो यहाँ पर एक निश्चित शब्द बन गया है, निश्चित अर्थ वाला शब्द बन गया है। ऑप्शन डी में जो निर्वाच्य है यहाँ पर एक मूल शब्द है, यहाँ पर अ उपसर्ग लग गया है। लेकिन यहाँ पर जो अनन्य है यहाँ पर अगर हम इसको संधि विच्छेद करके देखें तो अन धन अन्य हो जाता है और इसका जो अर्थ निकलता है वो निकलता अनन्य, यानी कि यहाँ पर जो अ उपसर्ग नहीं जुड़ा है यहाँ पर अन उपसर्ग जुड़ा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है आपको बताना है। तो आप सभी को पता है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो भागीरथी है वो बिल्कुल इस तरीके से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अहल्या। दोस्तों यहाँ पर जो बाहुल्यता लिखा है यहाँ पर बाहुल्यता नहीं होता है, यहाँ पर बहुलता होता है, यानी कि ऑप्शन ए तो हमारा बिल्कुल गलत है। यहाँ पर शुद्ध शब्द नहीं है, यहाँ पर अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन बी में ईर्ष्यालु है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता, वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ईर्ष्यालु लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा गलत है, ये भी शुद्ध शब्द नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर अहल्या है, बिल्कुल सही है। अगर आप सोच रहे हैं कि अहिल्या इस तरीके से लिखा जाता है तो बिल्कुल यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि अहिल्या इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि अहिल्या ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने उत्थान पतन, ऑप्शन बी साक्षर निरक्षर, ऑप्शन सी खुशबू बदबू या फिर ऑप्शन डी शांत प्रशांत। तो इसका आंसर आपने डेफिनेटली पता कर लिया होगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। शांत का प्रशांत नहीं होता, अशांत का अशांत होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर ये विलोम शब्द नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है किस क्रम में आमिष का विलोम शब्द है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने शामिश, ऑप्शन बी निरामिष, ऑप्शन सी अनामिष या फिर ऑप्शन डी परामिष। तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। आमिष का जो विलोम होता है वो निरामिष होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है उपकार किस शब्द का पर्यायवाची है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने कृपा, ऑप्शन बी कृतार्थ, ऑप्शन सी कृतज्ञ या फिर ऑप्शन डी कल्याण। तो यहाँ पर जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन डी की तरफ जाएगा। जो उपकार पर्यायवाची है वो कल्याण का पर्यायवाची है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है निशाकर और निशाचर शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने रात दिन, ऑप्शन बी विचरण निशी, ऑप्शन सी चंद्रमा राक्षस या फिर ऑप्शन डी राक्षस चंद्रमा। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि निशाचर यानी कि निशा मतलब रात और कर मतलब करने वाला, यानी कि निशा करने वाला या फिर रात करने वाला कौन होता है, चंद्रमा होता है। दूसरा शब्द है निशाचर, यानी कि निशा मतलब रात और चर मतलब विचरण करने वाला, यानी कि रात में विचरण कौन करता है तो राक्षस करता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चंद्रमा और राक्षस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए सार्थक शब्द कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है आदित्य का, ऑप्शन बी अनुड़ा, ऑप्शन सी उपत्यका या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी की तरफ जाएगा, उपत्यका इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शाह का उच्चारण स्थान क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा या फिर ऑप्शन डी दंत। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि जो पेट कटा जो शलजम वाला शाह होता है, षटकोण वाला शाह होता है और साथी वाला जो शाह होता है, इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो शलजम वाला शाह होता है इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। पेट कटा हुआ शाह यानी कि कह सकते हैं कि जो षटकोण वाला शाह होता है इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा होता है और साथी वाला जो शाह होता है इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो शाह है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मूर्धा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने पक्षी, ऑप्शन सी गेंड, ऑप्शन बी गेंडा, ऑप्शन सी मकड़ी या फिर ऑप्शन डी बाज। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी की तरफ, मकड़ी। दोस्तों यहाँ पर जो पक्षी है अगर हम वाक्य में प्रयोग करें तो आपको पता है कि पक्षी उड़ रहे हैं, हम पक्षी उड़ रही है नहीं कहते, पक्षी उड़ रहे हैं कहते हैं, यानी कि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। यहाँ पर बात करें गेंडा, तो गेंडा कितना बड़ा है, गेंडा कितनी बड़ी है नहीं बोलते, यानी कि ऑप्शन बी में हमारा गलत है, यहाँ पर भी एक स्त्रीलिंग शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। जो ऑप्शन डी है बाज, तो कितना बड़ा बाज है बोलते हैं, कितनी बड़ी बाज है नहीं बोलते, यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। लेकिन जो मकड़ी है हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, यानी कि कितनी बड़ी मकड़ी है बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग उच्चारण की दृष्टि से क्या है, तो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने कंठ है, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी अनुनासिक या फिर ऑप्शन डी कंठ नासिक। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी की तरफ, कंठ नासिक। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम अंग शब्द को देखें तो आपको पता है कि अंग जो है वो एक जो आयोग वहाँ का वर्ण होता है, अनुनासिक बोला जाता है इसको। उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर इसको तोड़ के देखें तो आधन जो यहाँ पर अंगा होता है ना, इसकी बात करते हैं। तो आपको पता है कि जो आ है इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है और अंग का जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिक के होता है, यानी कि दोनों को जोड़ के दिखा दिया तो हमने कह दिया इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कंठ नासिक के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने सुनील, ऑप्शन बी पार्थिव, ऑप्शन सी सुग्रीव या फिर ऑप्शन डी सुधीर। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी की तरफ, सुग्रीव। दोस्तों आपको सबको पता है कि जो अधिक नीला हो उसके लिए एक शब्द होता है सुनील, जो पृथ्वी से संबंध रखता हो उसके लिए एक शब्द होता है पार्थिव और जिसके अंदर धैर्यता की बहुत ज़्यादा क्षमता हो उसे सुधीर कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द सुग्रीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन है विशिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने अशिष्ट, ऑप्शन बी संश्लिष्ट, ऑप्शन सी असाधारण या फिर ऑप्शन डी सामान्य। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी की तरफ, सामान्य। आप सभी को पता है कि जो शिष्ट है, शिष्ट का जो विलोम होता है वो अशिष्ट होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा गलत है। जो ऑप्शन बी है संश्लिष्ट, इसका विलोम होता है विश्लिष्ट, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। जो असाधारण है इसका जो विलोम होता है वो होता है साधारण, यानी कि यहाँ पर भी ये भी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन डी की बात करें तो जो सामान्य का विलोम होता है वो विशिष्ट होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन है नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने नेत्री, ऑप्शन बी नेताणी, ऑप्शन सी नेतानी या फिर ऑप्शन डी नेताइन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए की तरफ, नेत्री। दोस्तों याद रखिए कि नेता का जो स्त्रीलिंग होता है वो नेत्री होता है, इसी तरीके से जो दाता का विलोम स्त्रीलिंग होता है वो दात्री होता है। तो ये दोनों भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों तबीयत कुछ सही होने की ना होने की वजह से अच्छी तरीके से आपसे मैं डिस्कस नहीं कर पाया। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ सॉरी आपके लिए। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।